तो गाइस स्वागत है आप सबका गाइस यक्षिणी एक बुरा सपना पार्ट 2 में। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और लाइक कर देना गाइस। चलिए शुरू करते हैं। यक्षिणी का नाम सुनते ही रमेश घबरा सा जाता है। उन्हें अपने पिताजी के कहे हुए कुछ लफ्ज़ याद आते हैं जिनमें उन्होंने कहा था, जहाँ पर भी यक्षिणी का नाम आए तो वहाँ से दुम दबा के भाग जाना, क्योंकि उनके खानदान के पीछे एक यक्षिणी पड़ी हुई, क्योंकि उनके खानदान के वंश को मिटाना चाहती है। ऐसा क्यों था ये रमेश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद उस कमरे में हवाएं चलने लगी और एक मीठी सी हंसी की आवाज आने लगी, जिससे कि रमेश और मोहन डर रहे थे। तभी उनके सामने एक शादी के जोड़े में आती हुई औरत दिखाई देती है, जिसके काले घने बाल और उन बालों में से दिखाई देती हुई खतरनाक हंसी उस माहौल में जैसे डर पैदा कर रही थी। तभी एक खूनी हंसी के साथ यक्षिणी बोलती है कि आ गए बाबू, कितने वर्षों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पिताजी तो मुझे धोखा देकर चले गए, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। ऐसा कहकर वो जोर से हंसती है। तभी रमेश बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे पिताजी को कैसे जानती हो? तभी यक्षिणी बोलती है कि जिस समय मुझे देवलोक से निष्कासित किया गया था, उसके बाद मैं पृथ्वीलोक पर आई थी। उस समय तुम्हारे पिताजी एक लकड़हारे थे, जो कि पेड़ पौधों को काटकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन मैं उनके सलमान खान जैसी बॉडी देखकर उन्हें दिल दे बैठी और उनसे शादी करने की ठान ली। मैं उस जंगल में उन्हें रोज देखती और निहारा करती थी, लेकिन एक दिन मैं उनके सामने सुंदर लड़की का रूप धारण करके चली गई। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी तरीके से हम लोग रोज में यहीं पर जंगल में मिलते, प्यार भरी बातें करते थे। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे बिना बताए मेरा पीछा किया और मुझे यक्षिणी बनते हुए देख लिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी ने जंगल में आना ही बंद कर दिया और मैं रात रात भर उनका इंतजार करती। जब वो कई दिन तक नहीं आए, एक दिन मैं उस गांव में चली गई और जब मैं उस गांव में पहुंची तो मैंने कुछ लोगों से तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी गांव के सरपंच के बेटे हैं। तुम्हारे पिताजी को पैसे की अहमियत समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब उनको समझ आ गया तो उनके पिताजी ने उनको माफ कर दिया और अपने साथ रख लिया। ये मुझे जैसे ही पता लगा, मैं पहुंच गई तुम्हारे पिताजी के पास। लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे देखते ही न जाने क्यों डर कर भाग गए अपने पिताजी के पास। उन्होंने सारी बात अपने पिताजी को बता दी थी। उन्होंने अपने घर के अंदर एक हवन रखा और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अपनी ही हवेली में उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। लेकिन वो लोग ये बात भूल गए थे कि मैं इंसान नहीं, एक यक्षिणी हूँ। मैं कभी मर नहीं सकती। जिसके बाद मैंने तुम्हारे दादाजी को मार दिया। इसके बाद तुम्हारे घर के सारे सदस्यों को मार दिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी यहाँ से बचकर भाग गए। देवताओं के दिए गए श्राप के कारण मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये हवेली जंगल के अंदर बनी हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर कैद होकर रह गई। मैं इंतजार कर रही थी कब तुम आओ, कब मैं आज़ाद हूँ। यहाँ से आज़ाद होते ही मैं सबसे पहले तुम्हारे पिताजी को मारूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। रमेश अपने मन में सोचता है कि तभी मुझे पिताजी ने अपने पिछले जीवन के बारे में नहीं बताया। तभी यक्षिणी बोलती है कि अपने पिताजी को यहाँ पर बुलाओ, लेकिन रमेश अपने पिताजी को बुलाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी यक्षिणी एक बच्चे को लेकर आती है, जिसको देखते ही मोहन बोलता ही, अरे ये तो चिंटू है। चिंटू का नाम सुनते जैसे मोहन का चेहरा खिल सा गया हो। लेकिन तभी यक्षिणी बोलती है, अगर तुमने अपने पिताजी को यहाँ पर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारे सामने इस बच्चे को मार दूंगी। उस बच्चे की जान बचाने के लिए रमेश को अपने पिताजी को बुलाना ही पड़ा। रमेश अपने पिताजी को फोन करके सारी बात बताकर उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहता है। रमेश के पिताजी भी आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्हें आना पड़ा। रमेश के पिताजी ने कहा कि मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। यक्षिणी हवेली के ऊपर वाले कमरों में चली जाती है। रमेश, मोहन और दिनू चाचा वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस हवेली से कैसे निकला जाए। तभी रमेश बोलता है कि दिनू चाचा, आप भी तो यहाँ से जिंदा निकले थे, आप कैसे निकले थे? मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन वो तो भला उस पेंटिंग का तो मेरे ऊपर गिरी, और जब मैं सुबह उठा
तो मैं हवेली के बाहर था। तभी मोहन बोलता है, कौन सी पेंटिंग? यहाँ तो कोई पेंटिंग नहीं है। इतना बोलते ही दीनू चाचा ऊपर की ओर मुड़े। रमेश और मोहन जब ऊपर देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे की छत पर बहुत बड़ी हनुमान जी की पेंटिंग थी। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि यक्षिणी इस कमरे के अंदर नहीं आ सकती, वरना अब तक वो हमें मार डालती। इन सब के बीच मोहन तो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि कहीं यक्षिणी बिट्टू को मार ना दे। अगर बिट्टू को कुछ हो गया तो दादी से किया वो वचन कैसे निभा पाएगा? बिट्टू को बचाने के लिए वो जो कर सकता है वो सब करेगा। लेकिन इसी बीच रमेश तो ये सोच रहा था कि अगर बिट्टू वो है तो वो नीचे जो हड्डियां पड़ी थी वो किसकी थी? उसे ऐसा लग रहा था कि बिट्टू तो मर चुका है, ये कोई यक्षिणी का छलावा है। यही सब सोचते सोचते शाम के 7 बज चुके थे। इसी समय रमेश भी आया था और इसी ट्रेन में उनके पिताजी आए। स्टेशन पे पहुंचते ही उनके लिए एक राजाओं महाराजाओं की पुराने समय की बग्गी तैयार खड़ी थी, जो कि यक्षिणी ने उनके लिए भिजवाई थी। भले ही रमेश के पापा ने यक्षिणी को मारा था, लेकिन यक्षिणी उनसे अभी भी प्यार करती थी, इसलिए रमेश के पिताजी के लिए उसने बग्गी भिजवाई। रमेश के पिताजी रामपुर के स्टेशन से निकलकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाते, लेकिन इस तरफ रमेश हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रह सकता था, क्योंकि इस समय उनके पिताजी और उन दोनों की जान खतरे में थी। इसीलिए रमेश पूरे कमरे की चीजों को गौर से देखता है। तभी उसे रमेश को वहां पर एक दीवार पर एक निशान दिखाई देता है, जो निशान उनके पिताजी के कंधे पर था। निशान को देखते ही उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगा। जैसे ही रमेश उस निशान को घुमाता है, वहां पर वो पेंटिंग नीचे आ जाती है। उसके ठीक ऊपर एक किताब पड़ी होती है। उस किताब को निकालता है। दरअसल वो किताब उनके दादाजी की डायरी थी, जिनके अंदर उन्होंने अपने जीवन की सारी बातें लिखी हुई थी। दरअसल वो सोच रहा था कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्या पता इसके अंदर यक्षिणी को मारने का तरीका मिल जाए या यहाँ से भागने का। ऐसा सोचकर रमेश अपने दादाजी की किताब के आखिरी 4 पन्ने पढ़ता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने यक्षिणी को मिलकर जला दिया। उसके कुछ देर बाद उनके महान गुरु उनके पास आए और उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर सब मरोगे। लेकिन मैं अपने गांव और अपने घर को कहीं पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने बेटे को यहाँ से भगा दिया। लेकिन कुछ देर बाद यक्षिणी ठीक मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं अपने घर के बनाए मंदिर में था, जिसके कारण यक्षिणी मुझे कुछ नहीं कर पाई। लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार मार दिया। लेकिन मैं अपने परिवार के बगैर जीकर क्या करता, इसीलिए मैंने भी आत्महत्या कर ली। उस यक्षिणी को मारने वाला और हराने वाला एक ही व्यक्ति था, वो तो हमारे धर्मगुरु नागार्जुन जी। लेकिन वो उस समय हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये सब पता लगा, वो वापिस आ गए। लेकिन उसे हराने वाला और उसे जिताने वाला एक ही व्यक्ति था, जो कि था चांद नक्षत्र में पैदा हुआ एक लड़का, जिसकी बलि देते ही वो यह इस लोक से मुक्त हो जाती और अपने लोक में चली जाती। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिससे वो प्रेम करती है वही चांद नक्षत्र में पैदा हुआ लड़का है। मुझे इसी बात की चिंता थी कि अगर उसे कल को पता लग जाता, अगर वो उसी की बलि दे देती, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि उसका बेटा भी उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है। ये सुनने के बाद मेरी चिंता और बढ़ गई। ये बात मुझे और दीनू चाचा दोनों को पता थी, क्योंकि दीनू चाचा हमारे बहुत पुराने नौकर थे। उसके कुछ समय बाद वहाँ पर मौतें होने शुरू हो गई, क्योंकि देवताओं के दिए गए श्राप के कारण वो कुछ दिन अग्नि से जलने के बाद कुछ दिन वो निद्रा में रही, जिसके बाद जागते ही उसने पुण्य सिलसिला शुरू कर दिया। और इस तरफ यक्षिणी इंतजार करते करते थक चुकी थी। वो मोहन और रमेश के पास आकर बोलती है कि उन्हें जल्दी बुलाओ, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगी। जैसे ही वो बच्चे को मारने वाली होती है, तभी मोहन बोलता है, रुक जाओ, बच्चे को कुछ मत करना, हम रमेश के पापा को बुलाते हैं। तब रमेश अपने पिताजी को कॉल लगाता है, लेकिन रमेश के पिताजी कॉल नहीं उठाते हैं। यक्षिणी गुस्सा होकर उस बच्चे को मारने वाली होती है कि तभी अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। चमकती हुई रात में अचानक बिजली गड़गड़ाती है
उस बिजली की गड़गड़ाहट के बीच में एक गेट पर एक आदमी खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं और चेहरे से तेज झलक रहा था। जैसे ही यक्षिणी उस गेट पर खड़े हुए व्यक्ति को देखती है, अचानक से उस बच्चे को वहीं छोड़कर यक्षिणी गायब हो जाती है। यक्षिणी कहाँ गई, क्यों गई और दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, ये जानने के लिए आप सबको स्टोरी का अगला भाग देखना होगा। अगला पार्ट देखने के लिए आप सबको गाइस 100 लाइक करने होंगे, जिसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।